बच्चों नमस्कार। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हम प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ रहे थे और प्रीपोजिशन के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया था और जो मुख्य मुख्य प्रीपोजिशन उनको मैंने आपको याद भी करवाया था कि कौन से प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा आना है। तो आपको बताया था बच्चों हमने ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, इन प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, इन, इनटू, अबाउ, बिलो। उसके बाद बताया आपको अप, डाउन, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, स्लो। ओके। अक्रॉस, अलोंग, अगेंस्ट, अबाउट, एट, फ्रॉम, ऑफ, बाई और विद, बाय, सिंस, फॉर आदि की। तो इस तरीके से करके बच्चों हमने एक ट्रिक के माध्यम से जो मुख्य मुख्य प्रीपोजिशन है पूरे वो आपको याद करवाने का प्रयास किया था और सबके जो मीनिंग है बच्चों वो आपको बताए। इनके प्रयोग में विशेष ज्यादा डिफरेंस जो इनका जो प्रयोग होता है उसमें भी कोई विशेष बात नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में एक बार जानकारी होनी चाहिए। जैसे ऑन है बच्चों, पहला प्रीपोजिशन दिया था आपने ऑन, देखना आप एक बार। देखो, ए कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अंतर समझो बच्चों, ए कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। और दूसरा सेंटेंस है बच्चों, ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। उसी तरीके से ले सकते हैं आप, इसी में एक और बता रहा हूं, द मंकीज टुक द मंकीज टुक द कैप्स over the river। The cattle are sitting under the banyan ट्री। ओके। तो देखो बच्चों, पहला सेंटेंस लिखा आपने, ए कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। क्या बच्चों आपको ये देखना चाहिए कि टेबल जो है उसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई है। इसका मतलब जो बिल्ली है वो टेबल का जो सरफेस है उसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ऑन का मतलब तो मैंने आपको बताया पर या ऊपर होता है, लेकिन बच्चों इसमें सरफेस को टच करने का मीनिंग निहित होता है, इसमें जो सतह है उसको छूने का भाव निहित होता है। दूसरा आपने देखा, ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। इसमें बच्चों ये हुआ कि एक कैट जो है, एक कैट ने क्या किया, टेबल के ऊपर जंप लगाई, टेबल के ऊपर जंप लगाई, इसमें नीचे से ऊपर की ओर गति का भाव होता है। अपॉन में क्या होता है, अपॉन का मीनिंग भी पर या ऊपर होता है, परंतु इसमें नीचे से ऊपर की ओर मोशन या नीचे से ऊपर की ओर गति का भाव निहित होता है। आगे देखें, ओवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो बच्चों आपने देखा कि जब मैंने आपको कहा कि ये कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो आपने यह देखा कि जो कैट है वो टेबल के सरफेस को टच कर रही है, परंतु ये अंतिम सेंटेंस है, देखो बच्चों इसमें क्या, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर एक पुल है। तो पुल बच्चों आप देख रहे हैं, जो पुल है वो नदी के पार्ट को छू नहीं रहा। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको कह सकता हूं कि आई हैव एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। मेरे सर के ऊपर एक छाता है, छाता मेरे सर को छू नहीं रहा है, छाता मेरे सर को स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ओवर का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं कहता हूं कि मेरे सर पर एक टोपी है, तब मुझे कहना पड़ेगा आई हैव ए कैप ऑन माई हेड। तब मुझे कहना पड़ेगा आई हैव ए कैप ऑन माई हेड, अर्थात मेरे सर के ऊपर एक टोपी है, टोपी सर को छूती है, इसलिए ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन छाता आपके सर को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए ओवर का प्रयोग होगा।
और अंडर की स्थिति क्या है बच्चों, अंडर का मतलब नीचे होता है न छूते हुए के अर्थ में, अंडर का मतलब नीचे न छूते हुए के अर्थ में। जैसे आपको उदाहरण दिया है कि द केटल आर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री, आपको एग्जांपल दिया है कि द केटल आर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री का मतलब ये हुआ कि केटल यानी जो मवेशी हैं वो बनियन ट्री, केटल का मतलब होता है मवेशी, और जो मवेशी है बच्चों वो क्या कर रहे हैं, वो जो बनियन ट्री है उस बनियन ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। तो आपको बच्चों ये भी समझ लेना चाहिए कि जो ये जो केटल है ये क्या बनियन ट्री को जो है स्पर्श नहीं कर रहे हैं। यहां देखो बच्चों BAN, या तो आई लगा दो या वाई लगा दो, दोनों में से एक, आई भी सही है वाई भी सही है, इसको यूं कर सकते हैं BANYAN। ये तो बच्चों साधारण बात हुई। ऑन के बारे में बच्चों एक विशेष बात ये भी है, देखो आप डे एंड डेट, क्या लिख दिया आपने बोर्ड पर, डे एंड डेट। इसका मतलब बच्चों जो दिन और दिनांक होते हैं उसके पहले आपको ऑन का प्रयोग करना चाहिए, दिन और दिनांक से पहले आपको ऑन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं ही केम हियर ऑन मंडे, मैंने बोला ही केम हियर ऑन मंडे, उसी तरीके से बच्चों मैं आपको कहता हूं दे विल रीच हियर ऑन 5 जुलाई, दे विल रीच हियर ऑन 5 जुलाई। दोनों सेंटेंस से समझो बात को, देखो दिन और दिनांक बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड डेट्स, डे और डेट के नाम से पहले आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डे और डेट के नाम से पहले आपको, डे और डेट के नाम से पहले आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, ही केम हियर ऑन मंडे। देखो बच्चों मंडे का जो पहला अक्षर है वो मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि मंडे इज द नेम ऑफ ए डे, मंडे एक दिन का नाम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से दे विल रीच हियर, दे विल रीच हियर ऑन 5 जुलाई, वे यहां पर 5 जुलाई को पहुंचेंगे। ये बच्चों डेट है और ये डे है। तो निष्कर्ष क्या निकला, डे और डेट से पहले आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए, डे और डेट से पहले आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा बच्चों, आगे जब ओवर की स्थिति है बच्चों, तो ओवर का मुख्य जो मीनिंग है वो तो मैंने समझा दिया है, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग इस प्रकार से भी किया जाता है, जैसे शी स्प्रेड ए क्लोथ ओवर द टेबल। अब बच्चों आपने देखा कि सर आपने यहां पर ओवर का प्रयोग किया है, जबकि वो तो टेबल को तो छू रहा है, फिर भी आपने ओवर का प्रयोग क्यों किया है। तो बच्चों आपको यहां समझाने वाली बात यह है कि कभी कभी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ढकते हुए के अर्थ में, इन द सेंस ऑफ कवरिंग, अर्थात ढकते हुए के अर्थ में भी कई बार हम क्या करते हैं, ढकते हुए के अर्थ में भी कई बार हम ओवर का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से ओवर का प्रयोग बच्चों कभी कभी अधिक के अर्थ में भी किया जाता है। कैसे, जैसे मैंने आपको कहा माई मदर इज ओवर 60, ऐसा मैंने कहा मेरी माँ की उम्र जो 60 साल से ज्यादा है, ऐसा मैंने आपको कहा माई मदर इज ओवर 60, मेरी माँ की उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो बच्चों आपने देखा कि ओवर का मतलब, ओवर का प्रयोग हमने किसके अर्थ में किया है, अधिक के अर्थ में, अधिक के अर्थ में किया आपने। और बच्चों ऊपर किस अर्थ में किया है, ढकते हुए, ये देखो ढकते हुए के अर्थ में भी आपने इसका प्रयोग किया है। लेकिन जो मुख्य बात है बच्चों आपको ओवर के बारे में वही याद रखनी चाहिए, ओवर का मतलब होता है पर या ऊपर, और ओवर का प्रयोग बच्चों जो सतह है या जो सरफेस है उसको टच न कर दें, अर्थात उसको स्पर्श नहीं कर दें के सेंस में आप ओवर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ओवर का प्रयोग बच्चों इस रूप में भी किया जा सकता है, जैसे आपको बताया गया चारों ओर से ढकते हुए, है ना, और आपको दूसरा बताया अधिक के अर्थ में। ओवर का प्रयोग बच्चों कभी कभी आप जो है शासन, नियंत्रण या प्रभाव बताने के लिए भी करते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि अकबर, देखना आप सेंटेंस एक है, अकबर रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम। अकबर रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम का मतलब यह हुआ कि अकबर एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर राज करता था। अकबर रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम का मतलब यह हुआ कि अकबर एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर राज करता था। तो बच्चों निष्कर्ष आपके समझ में आ जाना चाहिए। ऑन के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, ऑन का मतलब पर या ऊपर होता है, ऑन का प्रयोग, ऑन का मतलब पर या ऊपर होता है, और बच्चों ऑन एक प्रीपोजिशन है, और ऑन का प्रयोग आप पर या ऊपर के अर्थ में करते हैं तब उसमें सतह को छूने का भाव निहित होता है। इसके अलावा बच्चों ऑन का प्रयोग आप डे और डेट के पहले करते हैं।
इसके आगे बच्चों जब अपन चलते हैं तो ओवर की स्थिति आती है। ओवर का मतलब भी परिया ऊपर होता है, परंतु ओवर में सतह को छूने का भाव निहित नहीं होता है, परंतु ओवर में सतह को छूने का भाव निहित नहीं होता है। इसके अलावा बच्चों ओवर का प्रयोग ढकते हुए या से अधिक के अर्थ में भी किया जाता है। और ये जो अंतिम सेंटेंस है बच्चों, अकबर रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम, इससे हमें यह पता चलता है कि जो ओवर है बच्चों, इस ओवर शब्द का प्रयोग आप शासन या नियंत्रण बताने के अर्थ में भी करते हैं। एक सेंटेंस पूछा जाता है, कई बार आता है, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर चिल्ड्रन, तुम्हारा अपने बच्चों पर काबू नहीं है। ध्यान सुनना बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं कि यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर चिल्ड्रन, तो ये सेंटेंस गलत है। कंट्रोल ऑन नहीं होता, कंट्रोल ओवर होता है, नियंत्रण बताने के लिए, शासन बताने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे रूल ओवर हो गया, रूल ओवर, कंट्रोल ओवर, तो शासन बताने के लिए। उसी तरीके से बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि भंवरा फूल पर मंडरा रहा है, मैंने आपको कहा कि भंवरा फूल पर मंडरा रहा है, तो भंवरा तो बच्चों फूल को छू नहीं रहा, ऊपर ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आप कह सकते हैं इसका, जब बच्चों आप अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो आप ये समझें कि एक वर्ब आती है बच्चों होवर, देखना आप क्या है, ये होवर है। ठीक है, तो होवर का मतलब बच्चों मंडराने से है, और मंडराने का मतलब छूने का भाव नहीं है। अगर होवर है तो आपको उसके पहले किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चों आपको उसके पहले जो प्रीपोजिशन है उसके रूप में होवर ऑन का प्रयोग नहीं करके आपको होवर ओवर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्थिति है बच्चों आपकी ऑन, अपॉन, ओवर। और अंडर के बारे में भी बताया आपको, अंडर की स्थिति क्या रहती है। मैं आपको कहता हूं कीप योर लेग्स अंडर द टेबल, अपने पांवों को टेबल के नीचे रखिए। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि टेबल को आपके पांव छू नहीं रहे हैं। तो अंडर का मतलब नीचे होता है, लेकिन बच्चों उसमें सतह को छूने का भाव नहीं होता है। इन द सेम वे मैंने आपको कहा कि द केटल आर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री, यानी जो केटल हैं अर्थात जो मवेशी हैं वो बनियन ट्री, इसका मतलब जो बड़का पेड़ है, वटवृक्ष है, उसके नीचे बैठे हुए हैं, उसकी सतह को छू नहीं रहे हैं। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कीप योर लेग्स अंडर द टेबल। दोनों उदाहरणों से बच्चों बड़ी बात को समझो। देखो एक उदाहरण तो क्या है, कीप योर लेग्स अंडर द टेबल, कीप योर लेग्स अंडर द टेबल। और दूसरा उदाहरण बच्चों में आपको लिखवा चुका हूं, थोड़ी सी देर पहले लिखवाया, कौन सा, द केटल आर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री, द केटल आर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री। तो बच्चों इन दोनों से आपने ये निष्कर्ष निकाला कि न छूती हुई अवस्था में नीचे बताने के लिए, न छूती हुई अवस्था में नीचे बताने के लिए, देखो न छूती हुई अवस्था में, न छूती हुई अवस्था में, ठीक है, नीचे नीचे बताने के लिए किसका प्रयोग करते हो आप, ऐसी स्थिति में बच्चों आपको अंडर का प्रयोग करना चाहिए। तो हो गया आपका ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर। आइए बच्चों इन, इनटू, अबाउ, बिलो। तो देखो इन जो है इसके बारे में आप याद रखो, समय, स्थान, स्थिति, इस सेंस में बच्चों अपन इनका प्रयोग करते हैं। समय, स्थान और स्थिति, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं। यहां देखो बच्चों तालाब विशेष है तो बच्चे भी विशेष ही होंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहां भी द का प्रयोग करना पड़ेगा। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं। अब बच्चों प्रश्न ये है कि क्या बच्चे गति कर रहे हैं, बेशक बच्चे गति कर रहे हैं, परंतु बच्चों बाहर से अंदर की ओर तो गति हो नहीं रही है, अंदर की अंदर ही गति हो रही है, इसलिए इसमें इनका प्रयोग बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर की ओर आता है तो वहां इनका प्रयोग नहीं करके आप इनटू का प्रयोग करते हैं। जब कोई बाहर से अंदर आता है तो आप इनका प्रयोग नहीं करके आप इनटू का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों क्या सेंटेंस है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, भारत ने सन 1947 में आजादी प्राप्त की। उसी तरीके से मैंने कहा कि मोहन इज
स्लीपिंग, मोहन इज स्लीपिंग इन द रूम, मोहन कमरे में सो रहा है। तो बच्चों आपने क्या देखा, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो स्थिति क्या आ गई, ये बच्चों समय की स्थिति आ गई है। मोहन इज स्लीपिंग इन द रूम, ये स्थान आ गया है। तो बच्चों निष्कर्ष ये निकला कि इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग मैं के ऊपर एक मात्रा, इनका प्रयोग मैं या अंदर के अर्थ में किया जाता है, जबकि बच्चों इसे समय, स्थान या स्थिति का पता चलता है, जबकि इससे समय, स्थान या स्थिति का पता चलता है। ओके, आइए देखो, इनके बाद बच्चों आएगा आपके इनटू प्रीपोजिशन। क्या स्थिति रहती है इनटू की, देखो आप, ओके। इनटू का मतलब भी बच्चों में या अंदर ही होता है, परंतु इसमें बाहर से अंदर की ओर गति का भाव होता है। सेंटेंस देखना, नंबर 1, शी केम इन माई रूम, वाक्य शुद्ध करना है बच्चों। शी केम इन माई रूम। दूसरा, ही जंप्ड इन द रिवर, पुनः वाक्य शुद्ध करना है। तीसरा, ही एंटर्ड इनटू द कोर्ट, ही एंटर्ड इनटू द कोर्ट, अर्थात उसने दरबार में प्रवेश किया। सारे वाक्य देखो बच्चों, ही एंटर्ड इनटू द कोर्ट, तीनों सेंटेंस जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं इन्हें आप देखो। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन हिंदी। ये जो वाक्य दिए हमने, इन वाक्यों का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। बच्चों सारे वाक्यों को गौर से देखो आप। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, शी केम इन माई रूम, वह मेरे कमरे में आई। इस वाक्य में बच्चों आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों इसमें गति का भाव है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें गति का भाव बाहर से अंदर की ओर है। चूंकि गति का भाव बाहर से अंदर की ओर है, इसलिए इनको काट के क्या करना पड़ेगा, इनको काट के बच्चों इनटू करना पड़ेगा। वाक्य शुद्ध हो गया, शी केम इनटू माय रूम। दूसरा वाक्य देखना, ही जंप्ड इन द रिवर, ही जंप्ड यानी उसने छलांग लगाई किसमें, नदी में। तो बच्चों बाहर से अंदर की ओर, अर्थात वो बाहर से अंदर की ओर पानी का कलेजा चीर के नदी के अंदर प्रविष्ट हुआ ना, पेवस्त हुआ, इसलिए इनको काट के क्या करना पड़ेगा, इनको काट के बच्चों यहां भी इनटू करना पड़ेगा। ये देखो, ही एंटर्ड इन द कोर्ट, ही एंटर्ड इन द कोर्ट। तो बच्चों इनके आगे अगर मैं ये इन जो है इसको गलत मानते हुए अगर मैं टू का प्रयोग कर दूं, ही एंटर्ड इनटू द कोर्ट, तो भी गलत है। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष बच्चों एक तो ये निकला कि एंटर के बाद, देखो एंटर के बाद इनटू, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों देखो अटैक के बाद ऑन, ठीक है। ये दोनों बच्चों हमेशा गलत माने जाते हैं। एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं होता तथा अटैक के बाद ऑन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अटैक हिम कहना चाहिए, अटैक ऑन हिम कहना गलत होता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से ये एंटर्ड द कोर्ट, उसने दरबार में, वो दरबार में दाखिल हुआ, उसने दरबार में प्रवेश किया, वह दरबार में प्रविष्ट हुआ। आप इस वाक्य को जिस रूप में बोले, जिस तरीके से बोले, जैसे बोलना चाहे बोले, परंतु एंटर अपने बाद इनटू नहीं लेता है, अटैक अपने बाद ऑन नहीं लेता है। एंटर के बाद इनटू का प्रयोग होता जरूर है बच्चों, परंतु वो प्रवेश करने के अर्थ में नहीं होता, वो संधि करने के अर्थ में होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंटर्ड इनटू ए न्यू ट्रीटी लास्ट ईयर, यानी गत वर्ष भारत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ने क्या किया, एक नई संधि में प्रवेश किया, अर्थात एक नई संधि जो है हस्ताक्षरित की। उस सेंस में एंटर के बाद में इनटू का प्रयोग होता है। भाई प्रवेश करने के अर्थ में एंटर के बाद इनटू का प्रयोग गलत होता है, अटैक के बाद में ऑन का प्रयोग गलत होता है। तो इस तरीके से बच्चों अपनी बात तो जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
देखो बच्चों, पहला सेंटेंस समझ में आ गया, शी केम इनटू माय रूम, गति के साथ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, गति तो बच्चों उस सेंटेंस में भी हो रही थी, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, पर बच्चों गति अंदर ही अंदर हो रही थी, बाहर से अंदर की तरफ नहीं हो रही। दो बातें होनी चाहिए, नंबर 1 गति का अभाव हो, नंबर 2 बाहर से अंदर की तरफ का अभाव हो। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में बच्चों आपको इनटू का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आपको हमने बताया कि एंटर अपने बाद इनटू नहीं लेता। उसी प्रकार से बच्चों एक वर्ब और है, देखो पेनेट्रेट। पेनेट्रेट का मतलब होता है, पेनेट्रेट के बाद बच्चों इनटू का प्रयोग करना गलत माना जाता है, क्योंकि पेनेट्रेट में ही इनटू का अभाव हो गया। पेनेट्रेट का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे किसी के बाण से, किसी के धनुष से कोई बाण छूटा और सामने वाले के सीने के अंदर प्रवेश कर गया, उसको पेनेट्रेट करना कहते हैं। हृदय को मतलब विदीर्ण कर देना, किसी चीज को छेद देना, किसी चीज को विदीर्ण कर देना, उसको पेनेट्रेट कहते हैं। और पेनेट्रेट के बाद में इनटू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन द सेम वे एंटर के बाद में इनटू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अटैक के बाद में ऑन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। और बच्चों आगे वाली बात है, देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन हिंदी, यानी निम्न वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। यहां बच्चों इनको काट के आपको इनटू करना पड़ेगा। वजह क्या है, वजह बच्चों इधर देखो, पूर्ण परिवर्तन के अर्थ में। क्या कहा मैंने, पूर्ण परिवर्तन। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा आइस इज मेल्टिंग इनटू द, आइस इज मेल्टिंग इनटू वाटर, बर्फ पिघल करके पानी बन रही है। तो बच्चों जब बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगी, तो क्या हो जाएगा, उसके स्वरूप में पूर्ण परिवर्तन होगा। ए कंप्लीट चेंज, ए कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म, उसके स्वरूप के अंदर बच्चों जब पूर्ण परिवर्तन होता है, तो पूर्ण परिवर्तन के भाव को प्रदर्शित करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहां तक की बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। आगे हम देखते हैं एबाउ बिलो। आगे वाले दो प्रीपोजिशन हमारे पास में एबाउ और बिलो। तो बच्चों एबाउ का मतलब तो ऊपर होता है और बिलो यानी नीचे होता है। लेकिन आपको मैंने अंडर का मतलब भी नीचे बताया है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि साहब अंडर यानी नीचे होता है, और बिलो एबाउ में क्या फर्क है। देखो आप, एक शब्द तो बच्चों एबाउ है और दूसरा बिलो है। तो आपको बताया गया बच्चों, एबाउ का मतलब होता है तुलना में ऊपर, एबाउ का मतलब होता है तुलना में ऊपर, तथा बिलो का मतलब होता है तुलना में नीचे। सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसे वी फ्लू अबाउ द क्लाउड्स। वी फ्लू अबाउ द क्लाउड्स का मतलब ये हुआ कि हम बादलों की तुलना में ऊपर उड़े। वी फ्लू अबाउ द क्लाउड्स यानी हम बादलों की तुलना में ऊपर उड़े। द फैन इज 5 इंचेज अबाउ द टेबल। देखो बच्चों, टेबल की तुलना में जो पंखा है उसकी ऊंचाई कितनी है, टेबल की तुलना में जो पंखा है वो 5 इंच ऊपर है। टेबल की तुलना में पंखा 5 इंच ऊपर है। तो आपने लिखा द फैन इज 5 फीट अबाउ द टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अबाउ का प्रयोग तुलनात्मक दृष्टि से ऊपर या तुलना में ऊपर का भाव अभिव्यक्त करने के लिए। क्या, तुलनात्मक। देखो तुलना में ऊपर, तुलना में ऊपर को कह सकते हैं आप अंग्रेजी में कंपेरेटिवली। देखो कंपेरेटिवली हाई, कंपेरेटिवली हाई। हायर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कंपेरेटिवली शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में अपने को जो कंपेरेटिव डिग्री है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो तुलना में ऊपर के अर्थ में बच्चों आप एबाउ का प्रयोग करते हो। तुलना में ऊपर के अर्थ में आप एबाउ का प्रयोग करते हो। द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी बच्चों चित्र होता है, तस्वीर। द पोर्ट्रेट इज हैंगिंग, द पोर्ट्रेट इज हैंगिंग 6 इंचेज बिलो द टेबल। द पोर्ट्रेट इज हैंगिंग 6 इंचेज बिलो द टेबल, बिलो द पोर्ट्रेट इज हैंगिंग 6 इंचेज बिलो द बल्ब कर दो बच्चे, बिलो द बल्ब, BULB। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोर्ट्रेट है, जो चित्र है, वो टंगा हुआ है या लटका हुआ है। द पोर्ट्रेट इज हैंगिंग यानी चित्र जो है लटका हुआ है, और कहां टंगा हुआ है, 6 इंचेज बिलो द बल्ब यानी बल्ब की तुलना में 6 इंच नीचे लटका हुआ है या टंगा हुआ। द पोर्ट्रेट इज हैंगिंग 6 इंचेज बिलो द बल्ब यानी बल्ब की तुलना में जो है ये 6 इंच नीचे लटका हुआ है या टंगा हुआ है। उसी प्रकार से बच्चों देखो आप,
एन, सॉरी आप लिख सकते हो ए तहसीलदार, सेंटेंस बोल रहा हूं बच्चों, ए तहसीलदार इज बिलो एन एसडीएम। समझ गए बच्चों, एसडीएम बड़ा अधिकारी होता है और जो तहसीलदार होता है वह उसके नीचे होता है, अर्थात उससे उसकी तुलना में उसका पद छोटा होता है, उसकी तुलना में उसका पद छोटा होता है। तो निष्कर्ष बच्चों ये निकला, आपने यहां लिखा था तुलना में ऊपर, यह लिखना पड़ेगा तुलना में नीचे। तुलना में नीचे के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए बिलो प्रीपोजिशन का अध्ययन किया जाता है। तुलना में नीचे के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जो बिलो प्रीपोजिशन है बच्चों, उसको हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार से आगे आप देखेंगे अप और डाउन, ये दो प्रीपोजिशन आज अप डाउन, इनको अपन वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। अप डाउन, अप का मतलब बच्चों ऊपर की ओर गति का भाव होता है, अपॉन में भी होता है, अप में भी होता है, अपॉन में भी होता है। और देखो आप किस प्रकार से आप पढ़ेंगे इसे, ये अप है तो इसमें पर या ऊपर इसका मीनिंग होता है, ऊपर की ओर गति का भाव होता है, जैसे द monkeys took the caps and climbed up the tree। बंदरों ने क्या किया, बंदरों ने सारी टोपियां ले ली और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। बंदरों ने सारी टोपियां ले ली तथा पेड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊपर की ओर गति का भाव है। देखो बच्चों, जब मैं किसी को कहता हूं स्टैंड अप, बच्चा नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। जब मैं कहता हूं सिट डाउन, वह ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। तो अप का मतलब बच्चों आपको समझ जाना चाहिए कि अप का मतलब होता है पर या ऊपर, अप का मतलब होता है पर या ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर गति बताने के लिए। इसकी जो मुख्य बात है बच्चों वो ये है, नीचे से ऊपर की ओर गति बताने के लिए। लिखो, नीचे से ऊपर की ओर गति बताने के, नीचे से ऊपर की ओर गति बताने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर गति बताने के लिए हम बच्चों जो अप प्रीपोजिशन है इसका अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से देखो, ऊपर से नीचे की ओर गति बताओगे तो क्या करोगे, देखो शी केम डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब बच्चों आप जानते हो हिंदी में बोलते हैं जीना या सीढ़ियां, ठीक है। शी केम डाउन द स्टेयर्स का मतलब आप देखो, शी यानी वह, केम यानी आई, डाउन माने नीचे, द स्टेयर्स अर्थात वह जीना पर से नीचे आई। तो निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि ऊपर से नीचे की ओर गति, ऊपर से नीचे की ओर गति बताने के लिए, ऊपर से नीचे की ओर गति बताने का अगर हमारा इरादा है तो ऊपर से नीचे की ओर गति बताने के अर्थ में बच्चों हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, हम डाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आपको दो उदाहरणों से मैंने इस बात को अच्छे से क्लियर किया है। स्टैंड अप, इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर गति हो रही है। उसी तरीके से बच्चों, और वो भी वर्टिकल, लंबवत। अच्छा, मैं आपको कहता हूं सिट डाउन, तो आपने देखा बच्चों स्टैंड अप और सिट डाउन, यहां आप समझ गए होंगे कि नीचे से ऊपर की ओर गति है तो अप का प्रयोग होगा, और अगर ऊपर से नीचे की ओर गति है तो डाउन का प्रयोग होगा। उतारो। आगे आएगा बच्चों आपके बिटवीन और एमोंग। ये थोड़े परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको आप थोड़ा ढंग से समझें। एमोंग और बिटवीन दो साथ साथ चलेंगे बच्चों। ये है बिटवीन और ये आ गया एमोंग। हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और दोनों का मतलब क्या होता है। देखो आप, there was no enmity among Jumman
एंड अलगू, ये पाठ तो पढ़ा होगा बच्चों, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का पाठ है। और इसके अंदर बताया गया देयर वाज नो एनिमिटी, कोई अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, एमॉन्ग जुम्मन एंड अलगू, जुम्मन और अलगू के बीच में कोई शत्रुता, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश नहीं थी। यह बच्चों आपने क्या देखा, यहां पर इसका मीनिंग निकल रहा है कि जुम्मन तथा अलगू के बीच में, के मध्य। तो बच्चों मीनिंग क्या निकला इसका, आपको ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि बिटवीन तथा एमॉन्ग का प्रयोग के मध्य के अर्थ में किया जाता है। बिटवीन तथा एमॉन्ग का प्रयोग के मध्य के अर्थ में किया जाता है। और बच्चों अगर काम केवल दो ही आदमियों के बीच हो रहा है तो एमॉन्ग को काट के क्या करना पड़ेगा, अगर काम केवल दो ही आदमियों के बीच हो रहा है तो एमॉन्ग को काट के बिटवीन करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर काम दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है तब बिटवीन को काट के एमॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे देखो द फाइव ब्रदर्स सपोर्टेड, सॉरी ये मत लिखना बच्चों, द फाइव ब्रदर्स, हाँ ठीक है चल लिख दो आइए, द फाइव ब्रदर्स सपोर्टेड among themselves, among themselves का प्रयोग किया गया है बच्चों, और यह among का प्रयोग बिल्कुल शुद्ध है। The five brothers supported among themselves का मतलब पांचों भाई एक दूसरे के मध्य क्या करते थे, पांचों भाई जो है एक दूसरे को सहयोग करते थे, एक दूसरे के मध्य जो है सपोर्ट करने का उनका भाव रहता था। वैसे इसकी जगह आपको एक थोड़ा दूसरा सेंटेंस लिखूंगा मैं, इसको तो आप हटाइए, दूसरा सेंटेंस लिखवाता हूं। He distributed sweets among his friends। अब देखो बच्चों यहां काम की बात यह है, ये सेंटेंस मैंने आपको एक्चुअली इसलिए लिखवाया है क्योंकि बच्चों इसमें कहीं भी दो नहीं आ रहा है, और जब दो नहीं आ रहा तो दो से ज्यादा भी नहीं आ रहा है। मैं समझाना चाहता हूं बच्चों, क्लियर कट अगर आ जाए टू तो दो होता है, क्लियर कट आ जाए बोथ BOTH तो दो होता है, क्लियर कट आ जाए अलगू एंड जुम्मन यानी दो जनों के नाम तो भी दो होता है, और बच्चों क्लियर कट आ जाए डबल, क्लियर कट आ जाए कपल तो दो होता है। लेकिन बच्चों अगर आपको संख्या नहीं दी गई है और वह प्लूरल फॉर्म में है तो बच्चों वो अंडरस्टूड है, मोर देन टू माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा, उसे मोर देन टू मानते हुए ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, यहां बिटवीन का प्रयोग नहीं करके आपको एमॉन्ग का ही करना चाहिए। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के मध्य मिष्ठान वितरण किया, उसने अपने दोस्तों के मध्य मिष्ठान का वितरण किया, उसने अपने दोस्तों के मध्य बच्चों जो मिठाई है मिठाई को बांटा, मिष्ठान का वितरण किया। तो इस तरीके से बच्चों बिटवीन और एमॉन्ग की स्थिति आपको क्लियर हो जानी चाहिए। परंतु बच्चों इसके बारे में कुछ विशेष बात भी है हमारे पास। देखो एक सेंटेंस तो बच्चों यह है, दूसरा सेंटेंस देखना आप, देखो बच्चों क्या सेंटेंस लिखा हमने। पहला सेंटेंस बच्चों परीक्षा में पूछा हुआ है, नकुल इज मच पॉपुलर अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स। तो बच्चों इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऊपर जो सेंटेंस है वैसा का वैसा है, अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स ऊपर भी है, अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स नीचे भी है, और बच्चों यहां भी क्लियर कट दो दिया हुआ नहीं है, यहां भी दिया हुआ नहीं है, तो दो से ज्यादा तो अमॉन्ग होना चाहिए। तो इस दृष्टि से बच्चों प्रथम दृष्टि ये वाक्य आपको शुद्ध लग रहा होगा, परंतु ये वाक्य शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों होता क्या है कि जब मैं आपको कहता हूं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो मैं 4 को काट के 2 करने के लिए कहता हूं क्योंकि इंजूरियस 4 गलत, इंजूरियस 2 सही होता है। यानी इंजूरियस एक ऐसा शब्द है उसके बाद में 4 का प्रयोग नहीं होता, उसके बाद में 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग होना फिक्स है। उसी तरीके से बच्चों जब मैं आपको कहता हूं कि आई एम सीनियर देन यू, तो मैं कहता हूं देन को काट के 2 करो, मैं समझाना चाहता हूं आई एम सीनियर टू यू, क्योंकि सीनियर एक ऐसा शब्द है बच्चों जिसके बाद में 2 का आना फिक्स है। इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से बच्चों
ये जो पॉपुलर है इसके बाद हमेशा WITH विद शब्द का आना फिक्स है। पॉपुलर के बाद में हमेशा WITH विद शब्द का आना फिक्स है। उसी तरीके से देखो बच्चों, ए ट्रीटी वॉज साइंड अमॉन्ग इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के मध्य एक संधि हस्ताक्षरित की गई। सेंटेंस देखने के ऊपर तो शुद्ध लग रहा है क्योंकि 2 से ज्यादा है और मोर देन 2 आता है तो एमोंग ही आता है। लेकिन बच्चों एक बात अच्छे समझ लीजिए, अगर वाक्य में PAT पैट, पैट का मतलब P फॉर पार्टनरशिप, P फॉर पार्टनरशिप, ए का मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, और टी का मतलब तो बच्चों देख ही रहे हो ट्रीटी, TREATY। अगर वाक्य में PAT पैट माने पार्टनरशिप, एग्रीमेंट या ट्रीटी का भाव है बच्चों, तो संख्या 2 से अधिक होने पर भी एमोंग का प्रयोग नहीं होगा, अपितु बिटवीन का प्रयोग होगा। समझ में आ जाना चाहिए बिटवीन और एमोंग की क्या स्थिति है। देखो बच्चों, मैंने जितना आपको लिखवाया है, जितना बोर्ड पे लिखवाया उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोबारा सुनेंगे आप, और शायद आपने लिख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखना जारी रखें, साथ में मुझे भी सुने। तो बिटवीन, एमोंग बच्चों 2 प्रीपोजिशन हैं और दोनों का हमने यहां पर दोनों की हमने कंपेरेटिव स्टडी इसलिए की है बिकॉज द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स, बिकॉज द मीनिंग ऑफ बोथ द प्रीपोजिशंस इज सेम, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है, दोनों का अर्थ है वो बच्चों एक जैसा है। बिटवीन का मतलब भी के मध्य होता है, एमोंग का मतलब भी के बीच या के मध्य होता है। फर्क बस इतना है कि जब कोई काम केवल 2 व्यक्तियों के बीच में होता है तो बच्चों आप बिटवीन का प्रयोग करते हो, लेकिन अगर 2 से अधिक के बीच में होता है तो आप एमोंग का प्रयोग करते हो। लेकिन बच्चों आपको इसमें यह भी समझाया हमने आज कि स्थिति यह है कि पॉपुलर एक ऐसा शब्द है जिसके बाद में एमोंग का प्रयोग नहीं होगा। पॉपुलर एमोंग गलत होता है, पॉपुलर विद इज ऑलवेज राइट, पॉपुलर विद हमेशा सही होता है। आइए बच्चों, एक विशेष बात हमने ये बताई कि अगर संख्या 2 से ज्यादा है तो भी एमोंग का प्रयोग नहीं होगा, अपितु बिटवीन का प्रयोग होगा। अगर वाक्य में पार्टनरशिप, एग्रीमेंट या ट्रीटी का भाव है तो। अगर वाक्य में पार्टनरशिप माने साझेदारी, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, और बच्चों आइए लिखा ट्रीटी का मतलब संधि यानी साझेदारी, ठीक है, यानी साझेदारी, समझौता या संधि का भाव अगर वाक्य में है तो बच्चों संख्या 2 से अधिक होने पर भी आपको वहां पर एमोंग का प्रयोग नहीं करना है। और अगर ऐसे वाक्य में एमोंग का प्रयोग किया हुआ है तो ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए एमोंग को काट के क्या करना पड़ेगा, एमोंग को काट के बच्चों बिटवीन करना पड़ेगा। ओके, आगे लिखो बच्चों बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, BESIDE, बिसाइड। इसमें भी बच्चों 2 एक साथ आएंगे और दोनों की कंपेरेटिव स्टडी अपने को करनी पड़ेगी। एक शब्द है बिसाइड, दूसरा होता है बिसाइड्स। यह है बच्चों बिसाइड, ठीक है, और दूसरा है बिसाइड्स, ठीक है। तो ये जो बच्चों बिसाइड है इसका मतलब तो बताया आपको नियर बाई, नियर बाई का मतलब आजू बाजू, अगल बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है बच्चों इन एडिशन, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा। पहला सेंटेंस देखो बच्चों, द कंडक्टर इज सिटिंग बिसाइड द ड्राइवर, द कंडक्टर इज सिटिंग बिसाइड द ड्राइवर, यानी जो कंडक्टर है वो ड्राइवर के पास में बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो बच्चों पास का मीनिंग है यहां। और आइए मैं आपको कहता हूं कि आई गेव द बेगर, आई गेव द बेगर फूड बिसाइड्स क्लोथ्स, मैंने बेगर या भिखारी को बच्चों कपड़ों के अलावा भोजन भी दिया, मैंने भिखारी को कपड़ों के अलावा भोजन भी दिया। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि बिसाइड का मतलब तो होता है के बगल में या के पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि शुरुआत की क्लास में मैंने आपको प्रीपोजिशन का मोटा मोटा परिचय दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों ये हर चीज में काम देता है। आप जब कंपोजिशन पढ़ाऊंगा, आज मैं लेटर वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें भी काम दे रहा है, किताबों के अंदर भी आता है। और आज नहीं, जब तक आप एग्जाम देते रहोगे, जितने बड़े हो जाओगे, तब तक बच्चों ये टॉपिक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस टॉपिक को जड़ से आज ही समझ लेने की आवश्यकता है। तो आधी से ज्यादा बात मेरी हो चुकी है, बाकी बात बच्चों आपसे अगली क्लास में होगी। नमस्कार।